हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान और तुर्कों के मध्य किस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत हुई। इतना हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और अपने जो प्रतिद्वंदी थे उन प्रतिद्वंदियों के दमन के लिए कई प्रकार के युद्ध लड़े। जैसे उसने भंडारकों का दमन किया, जैसे उसने ना चालुक्य चौहान संघर्ष जो था, उस चालुक्य चौहान संघर्ष के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। ये हमारी आबू की एक राजकुमारी थी इच्छनी, उसको लेकर के युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का युद्ध लड़ा था और पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से विवाह भी कर लिया था। अब क्या होता है, अब इस पूरी कहानी के अंदर एंट्री होती है तुर्कों की। तुर्क में कौन सा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जिसे शहाबुद्दीन गोरी के नाम से भी जाना जाता है, वह शहाबुद्दीन गोरी जो है वो तबरे हिंद, जिसे आज का बठिंडा कहते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसके ऊपर आक्रमण करने से क्या होता है, चौहानों के मध्य और तुर्कों के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी विस्तार की नीति हमारे मोहम्मद गोरी की भी थी और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत ही जब तबरे हिंद के ऊपर आक्रमण किया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य के बचाव के लिए वापस से किस पर आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी पर आक्रमण किया। तो ये जो मोहम्मद गोरी है, ये जो मोहम्मद गोरी है, ये कहां से आया था? मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये क्या था? ये इसका पूरा नाम था, ठीक है। कहां का सेनापति था? ये अफगान सेनापति था। जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अफगान सेनापति था, अफगान सेनापति था, ठीक है। तो वो क्या था कि अफगान जो था वो जैसे आज वर्तमान अफगानिस्तान है, पहले अफगान था। तो उस अफगान के अंदर एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम है गोरी राजवंश। कहां पे था? अफगान जो है, उस अफगान के अंदर एक राजवंश था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गोरी राजवंश, ठीक है। इस गोरी राजवंश की नींव किसने डाली थी? इसकी नींव डाली थी अलाउद्दीन जहान सोज ने। अलाउद्दीन जहान सोज, अलाउद्दीन जहान सोज के द्वारा क्या किया गया था? अलाउद्दीन जहान सोज के द्वारा इस गोरी राजवंश की नींव डाली गई थी। क्लियर है इतना? ठीक है। नींव किसने डाली? अलाउद्दीन जहान सोज ने डाली। अलाउद्दीन जहान सोज जो था उसके दो भतीजे थे, एक का नाम था गियासुद्दीन, एक का नाम था शहाबुद्दीन, और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था सैफुद्दीन। क्या थे इसके? इस अलाउद्दीन जहान सोज के दो भतीजे थे, ठीक है। कौन कौन से नाम बताया मैंने? एक बताया मैंने गियासुद्दीन, और एक क्या बताया? शहाबुद्दीन, ठीक है। और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था सैफुद्दीन। चूंकि गोर राजवंश के थे इसलिए नाम क्या? गोरी लग गया, सैफुद्दीन गोरी, ठीक है। हुआ क्या कि अलाउद्दीन जहान सोज उसने गोरी राजवंश की नींव डाली, और गोरी राजवंश की जब नींव डाली तो नींव डालने के बाद कुछ समय पश्चात ही इसके अपने भतीजों के साथ कुछ मनमुटाव हुआ, और मनमुटाव होने के कारण से इसने अपने दोनों भतीजे गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन को जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन जहान सोज जो था ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया, और सन 1161 के अंदर, सन 1161 में इसका देहांत हो गया, ठीक है। 1161 में क्या हो गया? 1161 के अंदर इस अलाउद्दीन जहान सोज का देहांत हो गया। अलाउद्दीन जहान सोज के देहांत के बाद में उसका पुत्र सैफुद्दीन गोरी जो है वो गद्दी पर बैठता है। अब सैफुद्दीन गोरी और गियासुद्दीन शहाबुद्दीन क्या है? आपस में भाई भाई ही हैं। तो इसलिए करता क्या है सैफुद्दीन गोरी इन गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन गोरी को क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है, मुक्त कर देता है। और अब गद्दी पर राज किसका चल रहा है? अब गद्दी पर राज सैफुद्दीन गोरी का चल रहा है। जब सैफुद्दीन गोरी राजा नहीं बना था उस टाइम पर इस गोर राजवंश के अंदर क्या था? जो हमारा ये अफगान वाला एरिया है, उस अफगान वाले एरिया के अंदर जो गजनी राज्य था एक, तो एक वहां पर क्या था? सल्जुक थे। सल्जुक जो थे
वो एक प्रांत था सल्जुक, और यह सल्जुक जो था इन पर राज करने वाली जाति सल्जुकी हो गई। इसी प्रकार गजनी के ऊपर, गजनी के अंदर रहने वाले गजनवी कहलाए। तो गजनवियों और सल्जुकों का वहां पर क्या था, मुख्य आधिपत्य हुआ करता था, और इनके अंदर गजनवी जो थे उन गजनवी का दमन कर दिया गया था, लेकिन सल्जुक जो थे उन सल्जुकों का अभी भी क्या था, वहां पर उत्पात था। तो जब अलाउद्दीन जहांसोज गद्दी पर था, तो अलाउद्दीन जहांसोज के दौरान, गद्दी पर रहने के दौरान एक बार हुआ क्या कि सल्जुक जो थे एक मध्यकालीन तुर्की साम्राज्य था। इस सल्जुकों ने क्या किया, इस सल्जुकों ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन जहांसोज के ऊपर, और अलाउद्दीन जहांसोज पर आक्रमण करके इसका जो पुत्र था सैफुद्दीन गोरी, उस सैफुद्दीन गोरी के यहाँ पर भी क्या की थी, कुछ लूटपाट की थी, और इसकी पत्नी के जेवर वगैरह भी क्या कर लिए थे, वहां से चुरा करके ये ले गए थे। अब गद्दी पर कौन बैठ गया, सैफुद्दीन गोरी गद्दी पर बैठा। सैफुद्दीन गोरी जब एक बार अपने राज दरबार में बैठा हुआ तो उसने देखा कि उसका जो सेनापति है, उसके सेनापति के पास वही जेवर हैं जो उसकी पत्नी के पास से चुराए हुए थे। तो इस बात से सैफुद्दीन गोरी नाराज होता है, और वो क्या करता है, वह उस सेनापति को मरवा देता है। सेनापति मारा गया। अब सेनापति मारा तो गया, लेकिन सेनापति का एक फ्रेंड था, सेनापति का एक दोस्त था, उसने क्या किया, उसने वक्त देख करके भाले से सैफुद्दीन गोरी का मर्डर कर दिया, सैफुद्दीन गोरी को मार दिया। अब गद्दी क्या हो गई, अब गद्दी फ्री हो गई, गद्दी पर कोई राजा नहीं रहा। तो जब गद्दी पर कोई राजा नहीं रहा सैफुद्दीन गोरी के मरने के बाद में, तो जो गियासुद्दीन गोरी था, जो क्या था, अलाउद्दीन जहांसोज का भाई था, सैफुद्दीन गोरी का क्या था, सैफुद्दीन गोरी का भाई था, अलाउद्दीन जहांसोज का पुत्र था, भतीजा था ना उसका, और सैफुद्दीन गोरी का भाई था। तो ये गियासुद्दीन क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। तो सैफुद्दीन गोरी के मरने के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, अब गद्दी पर बैठता है गियासुद्दीन। और गियासुद्दीन अपना सेनापति किसे बनाता है, गियासुद्दीन अपना सेनापति बनाता है अपने भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी कहां से आया था, मोहम्मद गोरी एक अफगान सेनापति था। कैसे बना अफगान सेनापति, अलाउद्दीन जहांसोज की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा सैफुद्दीन गोरी, सैफुद्दीन की हत्या के बाद गद्दी पर बैठा गियासुद्दीन, जो कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी का क्या था, बड़ा भाई था। और जब गद्दी पर गियासुद्दीन बैठा, तो गियासुद्दीन के गद्दी पर बैठने पर शहाबुद्दीन ने सेनापति का कार्यभार संभाला, और इसने क्या किया, गियासुद्दीन के राजवंश को विस्तार करने के लिए क्या किया, आक्रमण की नीति अपनाई। इसने कहां कहां आक्रमण किए, इस मोहम्मद गोरी के द्वारा मुल्तान पर आक्रमण किया गया। सन 1175 ईस्वी में क्या किया गया, सन 1175 ईस्वी के अंदर जो शहाबुद्दीन गोरी है या शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है, इसने किस पर आक्रमण किया, 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। पहले मुल्तान जो था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान के अंदर। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया गया सन 1175 ईस्वी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या किया इसने, सन 1178 ईस्वी के अंदर, 1178 में इसने हमला किया पाटन पर। ठीक है, कहां पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, सन 1178 में क्या किया, सन 1178 में इसने गुजरात पाटन पर हमला किया, और गुजरात पाटन पर जब हमला किया तो उस समय वहां का शासक था भीम सेकंड। ठीक है, उस समय वहां का शासक कौन था, उस समय वहां का शासक था भीम सेकंड, जो था वो वहां का क्या था, वो वहां का शासक था। ठीक है, अब यह भीम सेकंड जो था, यह भीम सेकंड इस मोहम्मद गोरी को क्या करता है, इस मोहम्मद गोरी को इस युद्ध के अंदर हरा देता है, और मोहम्मद गोरी को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ता है। तो मोहम्मद गोरी भीम सेकंड के साथ पाटन जो था, उस पाटन पर हमले के दौरान क्या होता है, इस भीम द्वितीय से हार जाता है, और उसे क्या करना पड़ता है, वापस यहां से अपनी राजधानी लौटना पड़ता है। ठीक है, एक महाकाव्य मिलता है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर महाकाव्य लिखा गया है नयन चंद्र सूरी के द्वारा। तो हमीर महाकाव्य ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जो था, जो पृथ्वीराज तृतीय है, उस पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में यह कहता है कि लगभग इनके बीच में 17 बार युद्ध लड़े गए। कितने बार युद्ध लड़े गए, लगभग 17 बार इनके मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, एक महाकाव्य मिलता है आपको सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र क्या बोलता है, सुरजन चरित्र बोलता है कि लगभग 21 बार युद्ध लड़े गए। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि बोलता है 23 बार युद्ध के बारे में। प्रबंध चिंतामणि ये कितनी बार युद्ध का वर्णन करता है, 23 बार युद्ध का वर्णन करता है। तो
अगर हम बात करें कि कुछ महाकाव्य हमारे ऐसे हैं जो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध लड़े गए वो युद्ध दो युद्ध नहीं लड़े गए, बल्कि ये युद्धों की संख्या कुछ 17 बताते हैं, कुछ 21 बताते हैं और कुछ 23 तक इनके मध्य युद्ध बताते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमाण हमें मिले हैं, हम उन वास्तविक प्रमाणों की बेसिस पे अपने इन दो युद्धों को पढ़ेंगे। एक तराइन का युद्ध आता है जो सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे प्रथम तराइन का युद्ध बोलते हैं, और एक द्वितीय तराइन का युद्ध बोला जाता है जो सन 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। अब होता क्या है कि मोहम्मद गोरी जो था, जैसे या जो शहाबुद्दीन गोरी था, अब ये शहाबुद्दीन गोरी क्या करता है, ये शहाबुद्दीन गोरी अपने भाई के साम्राज्य गियासुद्दीन गोरी के साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या करता है, आक्रमण करता है। यह कहां पर आक्रमण करता है, यह तबर ए हिंद पर आक्रमण करता है, जिसे क्या बोलते हैं आजकल भटिंडा बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पर आक्रमण करता है, ये तबर ए हिंद पर आक्रमण करता है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, जिसे वर्तमान के अंदर भटिंडा बोलते हैं। तबर ए हिंद पर कब करता है, सन 1191 ईस्वी के अंदर। ठीक है, सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो है वो तबर ए हिंद यानी कि भटिंडा जो है वर्तमान का, उस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके वहां के किले पर कब्जा कर लेता है और किले का किलेदार किसे बनाता है, काजी जियाउद्दीन को। काजी जियाउद्दीन को वहां का किलेदार बना देता है, को क्या बनाता है, किलेदार बनाता है। ठीक है, तबर हिंद पे आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने, आक्रमण करके क्या किया, तबर हिंद जीता और किले का किलेदार बना दिया काजी जियाउद्दीन को। दूसरी तरफ क्या है, हमारे पृथ्वीराज चौहान। तो ये वाला जो राज्य था तबर हिंद वाला, इस तबर हिंद वाले राज्य पे जो हमारे चौहान थे वो चौहान अपना आधिपत्य समझते थे। तो जब तबर हिंद के ऊपर मोहम्मद गोरी का राज हो गया तो इस कारण से पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी जो था इसने तबर हिंद जीत लिया और इस तबर हिंद को चौहान जो थे वो क्या समझते थे, अपनी राजधानी अपने राज्य का हिस्सा समझते थे। इसलिए अब दोनों के बीच में युद्ध क्या हो गया, अवश्यंभावी हो गया। अब क्या होता है, दोनों की सेनाएं, मोहम्मद गोरी की सेनाएं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनाएं कहां मिलती हैं, तराइन के मैदान के अंदर इकट्ठा होती हैं। तराइन के मैदान में क्या होती है, तराइन के मैदान में इकट्ठा होती है। तराइन कहां पड़ता है, हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। कहां पर है तराइन, ये हरियाणा जो है उस हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। तो तराइन के मैदान में सन 1191 ईस्वी के अंदर क्या होता है, तराइन के मैदान में सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनाएं और हमारे मोहम्मद गोरी जो है उस मोहम्मद गोरी की सेनाएं क्या हो जाती हैं, आमने सामने हो जाती हैं। दोनों सेनाओं के मध्य क्या होता है, दोनों सेनाओं के मध्य अब युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना के मध्य और मोहम्मद गोरी की सेना के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से लड़ रहे थे गोविंद राय, और ये गोविंद राय कौन थे, ये गोविंद राय दिल्ली के राजा थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से लड़ने वाले गोविंद राय जो थे, उस गोविंद राय के ऊपर मोहम्मद गोरी अपने भाले से प्रहार करता है और उस भाले से प्रहार के कारण से गोविंद राय की जो आगे वाली जो दंत पंक्ति है, जो अग्रदांत होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इसके प्रत्युत्तर के अंदर क्या करते हैं गोविंद राय, इसके प्रत्युत्तर के अंदर गोविंद राय के द्वारा भी भाले से प्रहार किया गया और उस भाले के प्रहार से क्या हुआ, मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और घायल मोहम्मद गोरी को क्या होता है, यहां से भागना पड़ता है। घायल मोहम्मद गोरी क्या होता है, घायल मोहम्मद गोरी यहां से भागना पड़ता है उसको। ठीक है, कहां जाएगा भाग करके, वापस गजनी जाएगा। तो जब मोहम्मद गोरी यहां से भाग रहा था तो उस दौरान भागते हुए मोहम्मद गोरी की सेना के ऊपर पृथ्वीराज चौहान जो थे, चूंकि हमारे राजपूती परंपरा क्या होती है, राजपूती परंपरा ये कहती है कि जो पीठ दिखा के जा रहा है, जो निहत्ता होता है, जो असहाय होता है, उस पर हमला नहीं करते। पृथ्वीराज चौहान ने उसी राजपूती परंपरा का परिचय देते हुए क्या किया, सेना को जाने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि अगर हम उस दौरान मोहम्मद गोरी को जाने नहीं देते तो हम मोहम्मद गोरी को रोक करके, गिरफ्तार करके वहां पर हम क्या कर सकते थे, हमारे इतिहास को हम बदल सकते थे। आज हमारा इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन इतिहास जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वीरता दिखाई, आपने क्या अपनी उन मूल्यों को और परंपराओं का पूरी तरीके से निर्वहन किया या नहीं किया। आज हम सभी ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो था, उस पृथ्वीराज चौहान ने
एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो ये बताती है कि अगर कोई असहाय होता है तो उस असहाय की मदद करना भी क्या होता है, हमारा ही धर्म होता है। ठीक है, बहरहाल जो भी हुआ, गोविंद राय के भाले के प्रहार के कारण से मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा और भागते हुए मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं करती है, मोहम्मद गोरी को जाने देती है और मोहम्मद गोरी वापस पहुंचता है कहां पर, अपने गजनी पहुंच जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी कहां पहुंच गया, वापस गजनी पहुंच गया, गजनी प्रांत है अफगान के अंदर। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी कहां पहुंच गया, मोहम्मद गोरी पहुंचता है गजनी पहुंचता है। ठीक है, गजनी पहुंचने के बाद में अब मोहम्मद गोरी जो है लगभग 1 साल का वेट करता है। 1 साल के दौरान क्या करता है, पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करेगा, स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ वह युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। उधर पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, उधर पृथ्वीराज चौहान जो है उनको लगता है कि अब दोबारा से मोहम्मद गोरी हमला नहीं करेगा, तो वो रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। ठीक है, वो सेना की तैयारियां जो है वो उन तैयारियों पर ध्यान नहीं देते हैं और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान जो थे उन पृथ्वीराज चौहान के दौरान उसी दौरान उन्होंने संयोगिता से विवाह भी किया था। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज चौहान इस 1 साल की पीरियड के अंदर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, एक तरफ से मोहम्मद गोरी युद्ध की तैयारी कर रहा है। सन 1192 ईस्वी के अंदर, सन 1192 में क्या होता है, 1192 में हसन निजामी ये कहता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भिजवाता है। ये कौन कहता है, हसन निजामी। हसन निजामी ये कहता है कि सन 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भिजवाता है और संदेश में बोलता है कि या तो वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले और मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी आक्रमण करेगा और आक्रमण करके मोहम्मद गोरी को हराएगा और उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। ठीक है, ये किसने बताया, ये हसन निजामी ने कहा कि हसन निजामी बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भेजा गया कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या गोरी की अधीनता स्वीकार कर लो। इसके प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज चौहान ये बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी को युद्ध की बजाय अपने जो देश है उसे लौट जाना चाहिए, वरना जो मुलाकात वैसे ही याद कर लो जो 1191 में हुआ था, वो की वो घटना वापस आपके साथ दोहराई जाएगी। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान संदेश तो भेज देते हैं, लेकिन संदेश भेजने के बाद में मोहम्मद गोरी जो है वो करता क्या है, मोहम्मद गोरी संदेश को मानता नहीं है और अपनी सेना लेकर के डायरेक्टली कहां पहुंच जाता है, तराइन के युद्ध में, तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। तो सन 1192 के अंदर तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी वापस अपनी सेना लेकर के पहुंच जाता है। ठीक है, अब एक तरफ किसकी सेना है, एक तरफ मोहम्मद गोरी की सेना है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना है। मोहम्मद गोरी ये जानता था कि आमने सामने की लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान से जीता नहीं जा सकता, तो क्यों ना एक कूटनीति का सहारा लिया जाए। कूटनीति के लिए क्या किया इसने, कूटनीति के लिए मोहम्मद गोरी ने किवाए उल मुल्क को भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास और पृथ्वीराज चौहान के पास किवाए उल मुल्क को एक संधि वार्ता के साथ भेजता है कि हमें आपके साथ कोई युद्ध नहीं करना, हम आपके साथ संधि की शर्तों को लेकर के आए हैं। जब यह खबर पृथ्वीराज चौहान के खेमे में पहुंचती है कि किवाए उल मुल्क तो एक संधि दूत है जो मोहम्मद गोरी का संधि संदेश लेकर के आया है, युद्ध हमें नहीं लड़ना, तो सेना खुश हो जाती है और सेना जो है वो युद्ध की तैयारियां छोड़ देती है। अब होता क्या, मोहम्मद गोरी का यही तो प्लान था मोहम्मद गोरी का कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध की तैयारियों को विराम दे और जब युद्ध की तैयारियों को वीर के द्वारा विराम दिया जाएगा उसी दौरान हम आक्रमण करेंगे। तो प्रातः काल का समय था, प्रातः काल के समय पे पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने दैनिक कार्यों से निवृत्ति के लिए गई हुई थी और उसी दौरान मोहम्मद गोरी क्या करता है, उसी दौरान मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर देता है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध भूमि में आना, संधि वार्ता के लिए किवाए उल मुल्क को भेज दिए जाने से पृथ्वीराज चौहान का उस पर विश्वास कर लेना और सेना के अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके जब दैनिक सोच निवृत्ति आदि कामों के लिए गया हुआ होना, उस दौरान जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण किया जाना, तो उस सभी कारणों से पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है वो उस युद्ध में क्या होती है, पराजित होती है। जब पृथ्वीराज चौहान जो थे ये अपनी सेना लेकर तराइन के युद्ध में पहुंचे थे, द्वितीय युद्ध में, तो इनके साथ मेवाड़ के शासक समर सिंह थे
तो इनके साथ मेवाड़ के शासक समर सिंह थे और साथ ही साथ दिल्ली के जो गवर्नर थे गोविंद राय, वो गोविंद राय भी क्या थे, इनके साथ ही थे। तो इस युद्ध में क्या हुआ, अब पृथ्वीराज चौहान जो थे उस पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वहीं पर उनको हत्या कर दी जाती है, वहीं पर उनको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। ये इतिहास तो हमें ये बताता है। ठीक है, एक बुक है जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी है। इस बुक में क्या लिखा है? इस बुक के अंदर यह लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के दौरान नहीं मारा गया बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके मोहम्मद गोरी उनको अपने साथ गजनी लेकर जाता है और गजनी के अंदर एक शब्द भेदी बाण, क्योंकि ऐसा है कि चंद्रवरदाई जो थे वो पीछे से जाते हैं मोहम्मद गोरी के पास और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के अंदर ऐसी कला है कि वह शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, गजनी के अंदर पृथ्वीराज चौहान से जब मोहम्मद गोरी मिलने के लिए जाता है तो मोहम्मद गोरी की आंख में आंखें डालकर पृथ्वीराज चौहान बातें करते हैं। तो ये जो तरीका है पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी को पसंद नहीं आता और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़वा देते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग। तो अब पृथ्वीराज चौहान क्या है? अंधे हैं। तो चंद्रवरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान चाहे अंधे ही क्यों ना हो लेकिन अभी भी आपके लिए खतरा है। कैसे खतरा है? क्योंकि इनको एक शब्द भेदी बाण चलाना आता है और शब्द भेदी बाण के द्वारा यह जिधर से शब्द की ध्वनि आती है उस तरफ बाण चला करके उस ध्वनि का जो मुख्य बिंदु है उस मुख्य बिंदु को क्या कर सकते हैं? भेद सकते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी इस बात को नहीं मानता है। इसलिए होता क्या है कि एक बड़ा मंच लगाया जाता है और पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी जो कला थी उसको मोहम्मद गोरी देखना चाहता है। तो उसी दौरान एक दोहा कहा जाता है चंद्रवरदाई के द्वारा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई कहता है कि हे चौहान, हे पृथ्वीराज चौहान कि 4 बांस और 24 गज और उसके ऊपर भी 8 अंगुलियां, इतना ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है। तो आपको उसी जगह पर अपना निशाना लगाना है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बाण चलाया जाता है शब्द भेदी और ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि वह शब्द भेदी बाण जाकर के लगता है डायरेक्टली मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी वही मारा जाता है। और उसी दौरान चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान भी आपस में एक दूसरे की तलवार से क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से उस गजनी के अंदर मोहम्मद गोरी भी मारा जाता है और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई भी मारे जाते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग है। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उस तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी विजयी होता है और मोहम्मद गोरी की विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग यहाँ से बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। वहां पर पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई की एक दूसरे के हाथों क्या हो जाती है? मृत्यु को वो क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सन 1192 ईस्वी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था उस पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने का कारण दूसरा बताया जाता है। वो क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा था। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध के लड़ने के दौरान क्या था कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था यह घोड़ा नाचने लग जाता है और जब यह नाचने लग जाता है तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान पृथ्वीराज चौहान अच्छे से युद्ध लड़ नहीं पाते हैं और इस कारण से वो बंदी बना लिए जाते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो घटित हो चुकी अपनी हार की पराजय को छुपाने के लिए बनाई गई थी। एक्चुअल के अंदर ऐसा कहीं भी कोई वृतांत हमें मिलता नहीं है। तो हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के संघर्ष की बात करें तो संघर्ष की शुरुआत तबरे हिंद के ऊपर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ होती है और संघर्ष का जो अंत होता है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय के साथ समाप्त होता है। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका पुत्र था गोविंदराज चौहान। जब 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के अंदर हार जाता है पृथ्वीराज चौहान तो गोविंदराज चौहान जो है वो गोविंदराज चौहान क्या करता है? अब शासक किसका हो? अब शासक कौन हो जाएगा? अब शासन होगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बना करके साथ में ले जाता है मोहम्मद गोरी और पीछे अपने सेवक को छोड़ता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गोविंदराज चौहान क्या था? गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। उसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को टैक्स दिया और टैक्स देकर के अजमेर को वापस ले लिया। कुछ समय तक अजमेर पर उसका शासन रहा लेकिन उसके बाद में
पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज के आक्रमण के कारण से क्या होता है, गोविंदराज को क्या करना पड़ता है, अजमेर छोड़ना पड़ता है और सन 1194 ईस्वी में उसके द्वारा रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की जाती है। तो हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहान में हमने क्या बताया, अजमेर के चौहानों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ आती है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था उसने शासन का विकास खूब किया, लेकिन तुर्कों के साथ संघर्ष के कारण से पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की गद्दी गंवानी पड़ी। सन 1192 ईस्वी के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहां पर राज्य करने के लिए बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान के द्वारा कुछ समय के लिए अजमेर को टैक्स देकर रिहा तो करवा लिया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे जिसका नाम हरिराज था, जब वह दोबारा से आक्रमण करते हैं गोविंदराज चौहान पर, तो गोविंदराज चौहान को अजमेर छोड़कर भागना पड़ता है और उनके द्वारा सन 1194 ईस्वी के अंदर रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि जब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए भारत आए, तो उस भारत के आगमन के दौरान इनके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए था। कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध के लिए जब मोहम्मद गोरी का आगमन होता है, तो उसी दौरान इन मोहम्मद गोरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भी कहा थे, वो भी भारत आते हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म फारस के अंदर जगह है संजरी, उस फारस के अंदर संजरी नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद और माता का नाम बीवी मनहूर था। मनहूर इनकी माता का नाम था। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के युद्ध के समय में कौन से ऐसे पीर थे जो वहां पर मौजूद थे या जिनका पृथ्वीराज चौहान के साथ आगमन, जिनका मोहम्मद गोरी के साथ आगमन हुआ। तो क्या नाम बताओगे आप? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर बनी हुई है? अजमेर में बनी हुई है। उस दरगाह के लिए जमीन किसने दी थी? तो महाराजा जगत सिंह, जो जयपुर के राजा थे, महाराजा जगत सिंह, उन महाराजा जगत सिंह के द्वारा इस दरगाह के लिए जमीन देने का काम किया गया था। और दरगाह बनाने की शुरुआत किसने की? इस दरगाह को बनाने की शुरुआत तो की थी इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। और इसका काम कंप्लीट किसने करवाया था? इसका काम कंप्लीट करवाया था, शुरुआत तो इल्तुतमिश ने की थी और काम कंप्लीट करवाया था किसने? हुमायूं ने काम कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये बात होगी हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बात हो गई। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर रणथंबोर के चौहान की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।